राजनीति और शतरंज में शह देने वाला कब खुद मात खा जाए कहा नहीं जा सकता। गुजरात के राज्यसभा चुनाव के पहले ही अहमद पटेल को बीजेपी ने शह दे दी थी, लेकिन वोटिंग के वक्त जरा सी चूक और इलेक्शन कमीशन के एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी और चुनावों के चैंपियन माने जाने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मात खानी पड़ी। अब नवंबर में गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं और बीजेपी को 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला भी करना है। इसके अलावा दिसंबर में हिमाचल में भी चुनाव होंगे और वहां अभी कांग्रेस की सरकार है। आज आवाज अड्डा में बीजेपी और कांग्रेस की अगली पिछली राजनीतिक बाजियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि राज्यसभा की एक सीट का खेल इतना बड़ा कैसे हो गया। पहली बार था कि राज्यसभा की एक सीट के लिए आधी रात तक पूरे देश ने हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखा। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच 15 दिन से चल रही रस्साकशी का अंत वोटों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ हुआ। देश की सबसे मजबूत पार्टी के खिलाफ फैसले ने इलेक्शन कमीशन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया, तो इससे बीजेपी की किरकिरी एकदम स्वाभाविक थी। और सारी तिकड़म के बावजूद सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल भी राज्यसभा पहुंच ही गए। 2014 के बाद से लगातार राजनीतिक हाशिए की तरफ जाती हुई कांग्रेस के लिए इस एक जीत ने संजीवनी का काम किया है और विधानसभा चुनाव में अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा दे चुके पटेल अब नए जोश में दिख रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, सबने साथ मिलकर काम किया, वो सबकी जीत है और इससे पार्टी एक मजबूत होकर बाहर आई है। तो 2017 के चुनाव में हम लोग बिल्कुल कांग्रेस चुनाव जीतेगी और बीजेपी को हराएंगे। इधर बीजेपी इलेक्शन कमीशन के फैसले को कानूनी तरीके से चुनौती देने के रास्ते तलाश रही है, लेकिन ये चिंता भी साफ दिख रही है कि राज्यसभा चुनाव में उल्टा पड़ चुका दांव विधानसभा चुनाव तक बड़ी समस्या न बन जाए। चुनाव आयोग का ये डिसीजन से हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। और 15 एमएलए कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट है और कांग्रेस तितर बितर हो गई है, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। सवाल उठता है कि क्या 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी घबराई हुई है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में गैर जरूरी रिस्क लिया। इतनी फजीहत के बाद आखिर बीजेपी को हासिल क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि किस्मत से मिली इस जीत के बाद भी क्या सोई हुई कांग्रेस पार्टी बीजेपी की अगली गलती का इंतजार करती रहेगी या जागृत विपक्ष की भूमिका अपनाएगी? आवाज अड्डा पर आज इन सभी सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले और इस बहस में आज हम आपको भी शामिल कर रहे हैं। तो आज सवाल जो हम ट्विटर पे आपसे पूछ रहे हैं वो है कि क्या राज्यसभा चुनाव को नाक का सवाल बनाने से बीजेपी की किरकिरी हुई? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें। आवाज अड्डा पर आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक का वोट भी बहुत महत्वपूर्ण रहा राज्यसभा चुनाव में, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान, और हमारे साथ शामिल होंगी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम। शुरुआती टिप्पणी के लिए आप सबको बता दूं कि हमारे यहाँ 1.5 मिनट का समय तय है। इस समय की पूरे होने की सूचना आपको कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिलेगी। वहां पर अपनी बात खत्म करने की कोशिश करेंगे तो चर्चा आगे बढ़ाना आसान होगा। नरेंद्र तनेजा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करूंगा क्योंकि ये एक तरह से एक जीती हुई लड़ाई थी, और दूसरी बात ये कि कांग्रेस के लॉजिकली वहां पर इतने नंबर थे कि शायद बीजेपी अगर इस सीट के चक्कर में न पड़ती तो इस वक्त वो गरिमा के स्तर पे कहीं ऊपर खड़ी दिख रही होती। इस चुनाव के बाद सीट हारना जीतना अलग रखिए, लेकिन बेवजह इस मसले में क्यों पड़ गई बीजेपी, ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं। उनमें बीजेपी के समर्थक ज्यादा हैं। अब बाद में संभव है कि वो जीत गए होते एक सीट, आप तब सिकंदर कहलाते, लेकिन इसके बाद यह सवाल बहुत गंभीरता से उठ रहा है। इस पर आपकी शुरुआती टिप्पणी।
लोग जी सिकंदर तो सिकंदर होता है, बीजेपी सिकंदर है, भारत की जनता ने उसको सिकंदर बना रखा है। एक सीट से ऊपर नीचे ये इससे कोई आपका जो है सिकंदर की जो हस्ती है जो जनता ने दी हुई है वो जनता की हस्ती हमारी नहीं है, उसमें कोई फर्क पड़ जाता है। देखिए इलेक्शन था, हमको लगा कि वहां पे ये 3 सीटों का इलेक्शन था, 2 तो हमारी पक्की थी, पुख्ता थी। हमने कहा ये भी इसकी चांसेस पूरे हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस के एमएलए जो है कांग्रेस से नाराज थे बुरी तरीके से। आज भी देखा, अब कैसी जीत मुझे बताइए, जीत क्या होती है? लोकतंत्र में जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग हैं वो जीत होती है, और सबसे ज्यादा जो एमएलए हैं वो तो हमारे साथ थे इस सीट के लिए जिसमें अहमद भाई जी जीते। अब 57 उनके एमएलए होते थे और देखिए 15 जो है वो उनके साथ नहीं थे, तो किसकी जीत हो गई लोकतंत्र में? अब टेक्निकल है, 2 कांग्रेस के एमएलए उनको शायद नहीं समझती या नहीं पता था या ओवर एंथुसियाज्म था, उन्होंने दिखा दिया, एक टेक्निकल बात हो गई। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि लोकतंत्र में जिसको कम वोट मिले वो जीत जाता है। लोकतंत्र के अंदर अंत में जाके कौन जा रहा है वो बात नहीं है। लोकतंत्र में ज्यादा लोग किसके साथ थे, ज्यादा एमएलए किसके साथ थे, वो तो हमारे साथ थे। यही लोकतंत्र में मायने रखता है। अच्छा, अब उसको ये कहना है कि भाई उससे उनका कांग्रेस का अगर इन चीजों से लेकर के उत्साह बढ़ जाता है, एक व्यक्ति जो 6वीं बार वहां आ रहा है और उसके बाद जो सबको पता है कि वहां पे पार्टी की स्थिति क्या है, 57 एमएलए जो नहीं संभाल सकते, इतने बड़े वो अगर चाणक्य हैं जो कुछ मीडिया बोल रहा है, तो वो अपने 57 एमएलए को अपने होम स्टेट में नहीं संभाल पाए। अपने होम स्टेट में कांग्रेस की धज्जियां उड़ चुकी हैं, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। खुद उनके लिए जाकर के क्या मशक्कत उनको करनी पड़ी, जो अपने एमएलए को उनको कैद करना पड़ा, वो कैदी थे। तो ऐसे में इस जीत के बारे में लेकर के अगर वो खुश होना चाहते हैं, लड्डू बांटना चाहते हैं, वो बांटे। भारतीय जनता पार्टी की जब आता है, हम जो भी लड़ाई होती है ताकत से लड़ते हैं, हमने ताकत से लड़ाई लड़ी और जीत जो है नंबरों से लोकतंत्र में वो भारतीय जनता पार्टी की ही हुई है। संसद में कौन गया वो एक अलग विषय है। जी, आप अभी भी इस बात पे कायम हैं कि नंबर के हिसाब से आप जीत गए। आप ये बात नहीं मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ती तो इज्जत के पैरामीटर पे वो काफ़ी ऊपर खड़ी होती। मैं आपके सामने जयवीर शेरगिल के सामने अब ये सवाल रखता हूँ। जयवीर शेरगिल जी, ये बात आपके लिए भी उतनी ही सही बैठती है। एक अहमद पटेल की सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी कि जिसके लिए पूरे एक तरह से कहते हैं सारे घोड़े खोल दिए गए, बड़े बड़े लोग लग गए, आखिरकार आप जीत गए। लेकिन अगर वो 2 विधायक टूट तो गए थे, वो अगर वो वोट दिखाते नहीं खुलेआम और वोट दे आए होते और आप उसको टेक्निकली रद्द नहीं करवा पाते तो ये सीट चली गई होती। सबसे पहले जी मैं नरेंद्र तेजनेजा की बात का उत्तर देने जाऊंगा। उन्होंने कहा सिकंदर सिकंदर होता है, पर कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर, जिसकी जीत हुई। तो आज राज्यसभा का जहां तक सवाल है तो सिकंदर अहमद भाई हैं, अमित शाह नहीं। पहला। दूसरा, जो ये निजी लड़ाई बनाई किसने? आज माननीय अमित शाह जी ने अपनी अहंकार में, सत्ता के अहंकार में एक राज्यसभा सीट को अपनी निजी लड़ाई बना लिया और उसके चलते हर वो पैंतरा अपनाया, अलोकतांत्रिक पैंतरा अपनाया जो लोकतंत्र में नहीं अपनाना चाहिए था। अब इस पूरे चुनाव से 3 बातें बाहर निकल के आती हैं। पहला, महात्मा गांधी की भूमि पे सत्य की जीत हुई। दूसरा, ये लड़ाई कोई निजी लड़ाई से ज्यादा ये थी कि लोकतंत्र और जनबल की जीत हुई है धनबल के ऊपर। तीसरा, भाजपा को एक कड़ा संदेश भेजा है कांग्रेस पार्टी और हमारे एमएलए ने कि हर इंसान बिकाऊ नहीं होता, हर चीज पे दाम नहीं लगाया जा सकता और हर इंसान को डराया नहीं जा सकता, क्योंकि देश में अभी भी लोकतंत्र का बोलबाला चलता है। चौथा, ये कांग्रेस के एमएलए की बात करते हैं। हम कहते हैं आपने कौन सा पैंतरा नहीं छोड़ा, डर, भय। गुजरात में बाढ़ आ गए, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, पर मिनिस्टर 6 मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन पे जाके बैठ गए। इतने मिनिस्टर गुजरात में जाए होते तो 200 परिवार जिन्होंने अपने सदस्य खो दिए, उन पीड़ित परिवारों को शायद कोई राहत मिल जाती। पांचवा, आने वाले चुनाव में भाजपा सांसद ने कांग्रेस के लिए, वो एमएलए ने वोट की है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की नीतियों से खुश नहीं हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने मुझे खरीद फरोख्त करने की कोशिश की। तो भाजपा को भी आईना देखना चाहिए कि उनके खुद के एमएलए भी उनसे खुश नहीं है और हमें भी इससे सीख मिलनी चाहिए कि हमें जमीन पे कान लगाने चाहिए, अपने लोगों को और इकट्ठा रखना चाहिए और अपने लीडर एमएलए की बात ज्यादा सुननी। जी, मनीषा प्रियम जी, ये
सवाल इस चुनाव के बाद उठ रहा है, इससे पहले भी मैंने आपकी टिप्पणियां कल सुनी। आपको इस पूरे प्रकरण में एक चीज, क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हो गई, और क्या इसके नाते उसने कांग्रेस पार्टी को एक मौका दे दिया है एक टूटी हुई, बिखरी हुई, हारी हुई पार्टी को वापस इकट्ठा होने का, जुटने का और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने का? देखिए, अजीब बात है कि दोनों ही बातें जो आप कर रहे हैं वो दोनों ही सच हैं कि कांग्रेस सिमटा हुआ दिखा, वो सब आपको दिखा, लेकिन मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, पक्ष की बात नहीं करती। आप देखिए, आज जो भाजपा के गेंस हैं वो कहीं ज्यादा हैं। आप कांग्रेस के अभी टिप्पणीकार जो थे उन्होंने क्या कहा कि इस देश में अभी भी लोकतंत्र का बोलबाला है, संविधान का संरक्षण है। तो जो कल तैयारी हो रही थी स्टेटमेंट्स की कि यहाँ पे कुछ भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी ऑटोनोमस नहीं छोड़ा, इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस नहीं है, आज कांग्रेस के मुंह से अब आप सुन रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र की जीत हुई, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। ये एक बात कांग्रेस के मुंह से आप सुन रहे हैं, लोकतंत्र आजाद है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि कहीं ना कहीं अहमद पटेल जी जो सोनिया गांधी के नजदीक हैं और बैकरूम बॉय माने जाते हैं, उनको अब एकदम फ्रंट रूम में ढकेल दिया। अब उनको हिम्मत है तो गुजरात का चुनाव जो दिसंबर में होने वाला है, हो जाए अमित शाह और अहमद पटेल जी की बातचीत। पिछले विधानसभा चुनाव में मैं जमीन पे थी, वहां कहीं अहमद पटेल जी किस जिले के मालिक हैं, कहां उनका कैंडिडेचर चलेगा, ये सब कोई बात नहीं की जा रही थी। मधुसूदन मिस्त्री उस टाइम स्ट्रैटेजिस्ट थे, राहुल गांधी खुद आगे थे और लोग भी थे, शक्ति सिंह गोहिल थे, बाबरिया थे। तो कहीं ना कहीं एक सेकंड रंग लीडरशिप जो है गुजरात में वो गैल्वनाइज हुई है, खास करके अपना फ्लॉक को इकट्ठा रखने में। देखिए 10 दिन एक साथ 40 आदमी साथ रहे तो बड़ी बॉन्डिंग होती है इंटरनल, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो एनर्जाइजिंग जो है वो राहुल गांधी के बगैर हो रही है और अहमद पटेल को एक तरह से फ्रंटलाइन पे सक्सेसफुली ढकेल दिया है। तो गुजरात में अब जो विधानसभा होगा वो बड़ा ही मजेदार होगा कि बैकरूम बॉय और फ्रंट रूम बॉय के बीच में एक सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव जो है, गेम ऑफ ऑल गेम्स जो है वो अब इस साल के अंत में देखा जाने वाला है, वो अब गुजरात में हम देखेंगे। जी शरद प्रधान जी, जो अभी जहां पे मनीषा जी ने बात खत्म की वहां से मैं आपको ले आना चाहता हूं, और इससे पहले नरेंद्र तनेजा जी ने जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को समेट कर एक साथ ले गई। आपको याद होगा कि बिल्कुल ऐसा ही किस्सा एक बार पहले गुजरात में हुआ था, जब बहुत सारे विधायक एक साथ समेट के खजुराहो ले जाए गए थे। उस किस्से के आर्किटेक्ट अभी हाल में वापस कांग्रेस से बाहर हुए हैं और इस बात की चर्चा चल रही है कि वो किसी भी दिन बीजेपी में जा सकते हैं। सवाल यह है कि ये जो किस्सा हुआ है, अब इसका फलित क्या होने वाला है, और इसे जैसे अहमद पटेल बैकरूम बॉय से फ्रंट में आ गए, कभी कभी कोई चीज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाती है। जी, अहमद पटेल को लोग जानते हैं, पॉलिटिकल सर्कल्स में पत्रकार जानते थे कि कांग्रेस के अंदर कोई बहुत ताकतवर कारसाज आदमी है, लेकिन पब्लिक में कोई इमेज नहीं थी। आज अचानक वो एक पब्लिक पर्सनालिटी भी बन गए हैं। कहीं ये बीजेपी ने एक तरह से एक सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया है? बिल्कुल सही कहा लोग आपने। ये जब देखिए, जब कोई बहुत ज्यादा पावर के नशे में जब आदमी बहक जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस जो आपने कहा था, जब इस तरीके की स्थिति आती है लोकतंत्र में, तो अपने आप नेचर अपना कोर्स लेता है। शायद ये उसी का परिणाम है कि बीजेपी का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, इन्होंने और सोच लिया कि इसको इतना बड़ा प्रेस्टीज इशू बना दिया कि अहमद पटेल को एक नई एंटिटी मिल गई। जो अहमद पटेल बैकरूम बॉय थे, उनको फ्रंट रूम बॉय बनाने में सबसे ज्यादा योगदान अमित शाह का है, कि उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी ये, और उसके साथ साथ सोनिया गांधी को भी इंपॉर्टेंस दे दी कि जब अगर वो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को लेकर के इतने ज्यादा चिंतित थे कि किसी भी तरह से ये आदमी हार जाए तो ऐसा होगा कि हमारा वर्चस्व गुजरात में कायम है। और ये अगर इतना नहीं करते तो ये परिणाम अगर बगैर इनकी जो जिस तरीके की इन्होंने ओवर एक्सरसाइज करी उसके बगैर होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। आज इन्होंने उसको अनड्यू इंपॉर्टेंस में कहूंगा दे करके अहमद पटेल को एक बहुत बड़ा लीडर बना दिया, और जो कि जिसका मेरा ख्याल इनको और शायद अगले इलेक्शन में जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है अगले कुछ महीनों में, उसमें भी इसका असर पड़ना नेचुरल है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी की आपने बात कही है उसमें ये फैक्टर प्ले करेगा कि हाँ, आज एक लीडर है दूसरी राइवल पॉलिटिकल पार्टी में जो अभी तक डेड थी, उसमें एक लीडर खड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम ये एक नेचुरल, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इकोनॉमिक्स में,
और वो 22 साल में अच्छा खासा हो जाता है, तो उसका फायदा ये बीजेपी देने पे मजबूर हो गई है इनको, ऐसा लगता है। और कई बार ऐसा हुआ है इतिहास में जब अपनी गलती की वजह से दूसरे का फायदा होता है, और यही गलती बीजेपी ने की है, और इसका फायदा मुझे लगता है आज की डेट में तो लग रहा है और मिलना लाजमी ये दिख ही रहा है कि एकदम से कांग्रेस की रिसर्जेंस टाइप की चीज, चाहे एक सीट की बात नहीं है, बात परसेप्शन, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, और उसका असर देखने को मिलेगा अगले महीनों। तो ये देखिए, अब अगले चुनाव में क्या होगा वो तो सामने दिखाई पड़ेगा, और हो सकता है कि जैसा सोच रहे हैं वैसा हो सकता है वैसा ना हो। लेकिन एक चीज हो गई है, जनता दल यूनाइटेड हाल ही में जो एनडीए में शामिल हुआ, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से स्पष्ट आदेश गया, निर्देश गया, इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड के एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे डाला। जेडीयू का एनडीए के साथ जो तालमेल है, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, इस तालमेल पर क्या असर पड़ रहा है, और ये क्या जेडीयू के अंदर की पॉलिटिक्स दिखा रहा है कि आप जहां थे वहां से खिसक कर दूसरी जगह चले गए हैं, शायद बस चली गई है, सारी सवारियां जाने को तैयार नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जनता दल यूनाइटेड का जो सांगठनिक ढांचा है, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार जी, और पार्टी के अंदर एकाध जो असहमति के स्वर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। राज्यों की इकाइयों में भी नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्साह बढ़ा है, और जो देश में जनता पार्टी और जनता दल की जो विरासत है, उसके अनुरूप अगर सांगठनिक विस्तार का काम नीतीश कुमार जी के कंधे पर है, तभी हम ये महसूस कर रहे हैं कि देश के सभी राज्यों से उन्हें आमंत्रण मिल रहे हैं, और वो उन राज्यों में जाकर के पार्टी की इकाइयों को पुनर्जीवित करने में उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई है। अब गुजरात के सवाल पर हम आते हैं। देखिए, पार्टी ने निर्णय लिया, और हमारे इलेक्शन एजेंट ने वहां कंफर्म किया है कि राजू वसावा ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया है। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव ने वोटिंग के तुरंत बाद केसी त्यागी जी को फ़ोन करके आभार प्रकट किया कि हमारे एमएलए का वोट उनको मिला है। हमारी पार्टी इस रहस्य को अभी नहीं सुलझा पा रही है कि उन्होंने वोट एक्चुअली किसको दिया है, लेकिन जो संकेत है उसके हिसाब से हमारे एमएलए ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। ये अभी तक की सूचनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं। अब एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये काफ़ी विचार उत्तेजक बहस है आपकी, और देश में संवैधानिक संस्थाओं को जितना आहत करने का काम कांग्रेस ने किया, जिस तरह से दलों के अंदर अंतर्विरोध को पैदा करके कई दलों के अंदर के नेतृत्व को अस्थिर करने का उन्होंने काम किया, कमोबेश गुजरात में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि उसी शैली में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर प्रहार किया है। अब चूंकि समय की बंदिश है, मैं अगले सेगमेंट में चाहूंगा कि मैं उस पर नहीं बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, और अब सामने नरेंद्र तनेजा जी से ये सवाल पूछता हूं जो आपने कहा, और बिल्कुल मैं ये पूछना चाहता था, आपने मेरी बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है क्या, जैसे को तैसा करने की कोशिश थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद द डिफरेंस होती थी, वो अब कांग्रेस की तर्ज पर कांग्रेस को जवाब देगी और उसका हिसाब करेगी? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी की दिशा अलग है, संस्कृति अलग है, भारत को लेकर के हमारा विजन अलग है, हम जैसे उसको करना चाहते हैं वो जनता जानती है, इसलिए जनता बार बार हर स्टेट में हमको समर्थन दे रही है। लेकिन जो गुजरात में जो लड़ाई, ये अहमद भाई वहां पे, जैसा आपने कहा कि बहुत बड़े नेता थे, बहुत सारे गुजरात में लोग भी इस बात को नहीं जानते थे। ये कहा गया कि साहब अब वो फ्रंट पे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि गुजरात में वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बने, उनको चेहरा बनाए कांग्रेस पार्टी, अगर दम है तो उनको चेहरा बना दे मुख्यमंत्री का, फिर हो जाए लड़ाई। देखिए, लोकतंत्र है, हमको भारतीय जनता पार्टी में हम कस के मेहनत से ईमानदारी से राजनीतिक लड़ाई लड़ना पसंद करते हैं। एक सीट की लड़ाई हो या पूरे संसद के लोकसभा की लड़ाई हो, ये हमारी सोच है कि जो भी काम करना है ताकत से करना है। और जहां तक आपने ये कहा कि जो कांग्रेस की क्या संस्कृति थी, 12 लाख करोड़ लूटो, देश को गुमराह करो,
विदेशियों को ले आओ, यहाँ अध्यक्ष बना दो, प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करो। तो इस तरह की चीजें ये हम नहीं यकीन रखते। नहीं तनेजा जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल, देखिए ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि लड़की शादी के बाद ससुराल की हो जाती है, और इसलिए मुझे लगता है आपको ये विदेशी मूल का सवाल इस मुद्रा में नहीं उठाना चाहिए। मैं इस पर सख्त ऐतराज अपनी तरफ से जता रहा हूं। सुनिए, मुझे बात करने दीजिए, अच्छा मुझे बात करने दीजिए। देखिए आलोक जी, जहां तक ये आपने जो बात कही ठीक है, आपकी अपनी जगह आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक होता है कि जो भारत की जो पूरी हमारे यहाँ जब होता है तो भारत की पूरी सोच उसको अपनाया जाता है, भारत की मिट्टी को पूरी तरह अपनाया जाता है। जब वो करा जाता, जब हर तरीके खाली नाम नहीं बदला जाता है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये कहना है जनता चुनती है, लोकतंत्र है, वो ठीक है। हम जो जनता का इसको लेकर के जो राय होती है उसका हम सम्मान करते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जो प्रश्न ये उठता है, सुन लीजिए, पीछे से कौन बोलता है, ये जरूर प्रधान जी होंगे, यही बोलते रहते हैं। आप बात पूरी करें, उसके बाद मैं जयवीर भी बोलना चाहता हूं, प्रधान भी बोलना चाहते हैं। दूसरा आपने प्रश्न किया है, कंप्लीट होने जाने, उसके बाद जवाब दीजिएगा, उसके बाद जो आपको जवाब देना है दीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा देखिए जहां तक बात है, जो राजनीतिक डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टोरल बैटल होती हैं, इलेक्टोरल बैटल जो उसका इलेक्शन कमीशन है, कुछ कायदे कानून है, उसी के अंतर्गत आपको लड़ाई लड़नी होती है, उसी के अंदर आप अपनी जो शैली को इधर उधर करते हैं। लेकिन जहां तक गुजरात की सीट की बात थी, ये जीत हमारी है, क्योंकि लोकतंत्र में जिसके साथ ज्यादा नंबर होता है वही होता है, बाकी टेक्निकल फैक्टर कभी कभी आ जाता है। अब उसको लेके कांग्रेस कह के उसने देश जीत लिया, अब जो है वो बस अब उनका रिसर्जेंस होने वाला है, प्रधान जी का रिसर्जेंस होने वाला है। अगर ऐसे रिसर्जेंस होता है तो मुझे लगता है कि प्रधान जी वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक, और कांग्रेस वालों को तो आपको लड्डू खिलाने चाहिए। रिसर्जेंस हो गया जी। जयवीर शेरगिल कुछ बोलना चाहते हैं, जयवीर शेरगिल आप बोलें, उसके बाद मैं शरद प्रधान के पास जाऊंगा। दो तीन छोटी बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले लड्डू खिलाने की बात तनेजा साहब ने की। हम सब वो दृश्य देख रहे थे जब अमित शाह जी अपनी पूरी टीम के साथ कुर्सियां लगा के बैठे थे और जश्न मनाने की तैयारी थी कल, और रात के 1 बजे वो जश्न मायूसी में बदल गया। तो लड्डू हर कोई खिलाता है, हार जीत पे अंतर, पहला। दूसरा, तनेजा साहब, लोकतंत्र जैसे शब्द भाजपा को शोभा नहीं देते। आपने कहा हमें जनता समर्थन करती है, जनादेश, लोकतंत्र, हिंदुस्तान की मिट्टी, बड़े बड़े जो संस्कृति, इस देश की संस्कृति ये भी है कि जनादेश, जनता जनार्दन ही इस देश की असली मालिक है। और आपने क्या करते हैं, उत्तराखंड, अरुणाचल, बिहार, मणिपुर, गोवा, जनादेश को कुचल के अपनी मुख्यमंत्री की ताजपोशी करवा देते हैं। आपने एक और बहुत अच्छी बात की कि असली वही बादशाह जिसके पास आंकड़े हों। आंकड़े तो मणिपुर, गोवा, बिहार, अरुणाचल में आज भी हमारे पास हैं, और आपने क्या किया, बैकडोर असेंबली से एंट्री कर दी। सत्य तो ये है, आपको लत लग गई है, लत लग गई है सत्ता हड़पने की, लत लग गई है किसी प्रकार। कोई मैं एक मिनट मैंने किसी को टोका नहीं, आप खत्म करें, आप खत्म करें। मुख्यमंत्री पद पे बैठ जाएं, फिर जो मर जाए। और मैंने आपका एक प्रश्न भी है, जिस प्रकार मैंने अपनी पहली बात की थी, कल आपके 6 मंत्री इलेक्शन कमीशन पहुंचे, क्या आपका एक भी मंत्री गुजरात, असम, राजस्थान, बाढ़ में गया? क्या सफाई है? उड़न खटोले में बैठ के दौरा कर लिया। अगर वही ताकत, वही श्रद्धा, वही सरफरोशी बाढ़ की तरफ लगा देते, एक राज्यसभा सीट के लिए आपने 200 लोगों की जान जो चली गई, उनका भी कोई मोल नहीं लगाया। तो यही बात है। और आखिरी बात तनेजा जी, आप फिर बार बार कर रहे हैं हमारे कांग्रेस की रिसर्जेंस हो गई, नहीं होगी। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 3 में हम जीते, 2 में आप जीते। सही बात है, जो जीता वो सिकंदर। 2014 के बाद इस मुल्क में कौन से लोकतांत्रिक मुल्क का, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अरुण जेटली ने क्या कहा था, टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। आपकी न्यायालय से लड़ाई, आपकी आरबीआई गवर्नर से लड़ाई, आपकी हर एनजीओ से लड़ाई, आपकी हर उस मीडिया हाउस से लड़ाई जो आवाज उठाए, छात्रों से लड़ाई, विश्वविद्यालयों में अब टैंक लगेंगे। किस प्रकार का भारत है? सत्य तो ये है
कि आप हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको भूल गए हैं। ये है इस देश का सत्य और संस्कृति का जो पाठ आप दर्शकों को पढ़ा रहे हैं, पहले उसकी पूड़ी बना के भाजपा खा ले, फिर हम बात करेंगे इस शो। जी, जयवीर शेरगिल जो कह रहे हैं इसका जवाब देना चाहते हैं नरेंद्र तनेजा, लेकिन उससे पहले राजीव रंजन एक रिबटल देना चाहते थे। राजीव रंजन, मुझे लगता है आपके पास भी नरेंद्र तनेजा के लिए ही सवाल है, तो आप भी साथ में जोड़ लें, उसके बाद में तनेजा जी से जवाब। नहीं, मेरे पास सवाल अभी दो हैं। एक तो सबसे पहले जो गुजरात की बात वो कह रहे थे कि लोग मारे गए। हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार की कुर्सी बचाने के लिए गुजरात के निर्वाचित एमएलए कर्नाटक चले गए, फिर लौट करके गुजरात के रिजोर्ट में आए। पूरा गुजरात बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा था, तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे गुजरात के बाढ़ पीड़ितों की जो बददुआएं हैं वो भी आपके साथ हैं, पहली बात। और आपने बिहार की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के बारे में जो बातें कही, देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपको बिहार में जीवन दान मिला है। कांग्रेस बिहार में मिट चुकी थी और लालू प्रसाद जी आपको 10 से 15 सीट देने से ज़्यादा के लिए तैयार नहीं थे, और 40 सीटें नीतीश कुमार जी ने केवल इसलिए दी थी कि राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, 100 वर्षों से पुराना इतिहास है। 19% का वोट शेयर था आपका। कांग्रेस को नीतीश कुमार जी ने, राजीव रंजन जी, ये दरअसल देखिए फिर डिबेट कहीं और चली जाएगी, फिर हम बिहार की पॉलिटिक्स पे बात करने लगेंगे। बात आज मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर जो सवाल है उसकी परिभाषा आप अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी आज जो भेड़चाल राजनीति की है उसमें केवल इस बात के लिए कि पार्टी विद डिफरेंस कहने की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है, ये कहकर के आप उनको केवल बैकफुट पर नहीं भेज सकते। आपने इतनी गलतियां की हैं कि आपके वो कीर्तिमान आज भी किसी नए गड़बड़ी को ढकने के लिए काफी है। जी, नरेंद्र तनेजा जी। आलोक जी, मेरे 2-3 छोटे पॉइंट हैं। शेरगिल साहब ने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए। मेरा ये सिर्फ ये इनको याद दिलाना है, पहली बात, क्या अहमद पटेल जी मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात में होंगे? है इनमें हिम्मत? हम चुनौती देते हैं, हाँ या ना, इसका जवाब दें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये अहमद पटेल जी वापस आने का मतलब है ये वही अहमद पटेल जी हैं जो ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कांग्रेस को गुजरात में खत्म कर दिया, यूपीए 2 को खत्म कर दिया, कांग्रेस के अंदर डिवाइड कर दिया। और अगर आज कांग्रेस जो है शमशान घाट के बाहर खड़ी हुई है लाइन लगा के, उसकी वजह उन जिन व्यक्तियों में 3-4 व्यक्ति उनमें ये शामिल हैं। और वापस कांग्रेस की लड़ाई हो रही थी कि राहुल जी यानी अधेड़ कांग्रेस वो दोबारा आएगी और अधेड़ कांग्रेस जो है वो लीड करेगी 2019 में, उस पर पानी फिर गया। पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री की माता जी का, सम्माननीय माता जी का देहांत हो गया, राहुल जी वहां गए तक नहीं। ये अहमद जी की जीत कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा नया फसाद पैदा करेगी। जो ओल्ड गार्ड है और अधेड़ गार्ड, इनके बीच में जबरदस्त लड़ाई होगी और उसका रिजल्ट आपको जो है गुजरात में भी दिखेगा। आप थोड़ा इंतजार करिए, खाली जो जितने लड्डू खाने हैं यही आपके लिए सरदर्द बनने वाला है, ये संस्कृति सरदर्द बनने वाली है। एक आखिरी पॉइंट, दूसरी इन्होंने बात करी गुजरात के बाढ़ की। अरे भैया, हम तो वहां सारा काम कर रहे थे, आप तो एमएलए जब गुजरात में उनकी कंस्टिट्यूएंसी में लोग संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, मौत के साथ जंग कर रहे थे, उनके एमएलए आपने कैद करके 5 स्टार रिजॉर्ट में बेंगलोर में रखे हुए थे। इसे लोकतंत्र जी नहीं कहते हैं। आपने मीडिया हाउस की बात करी, वो पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाई, अगर आपके पास कोई एविडेंस है आपकी बात का तो उसका एविडेंस दीजिए। अगर एविडेंस नहीं है, इस तरह की बात मीडिया पे आकर के करना बंद कर दीजिए। शोभा नहीं देता उस पार्टी को जिसने इमरजेंसी लगाई थी। और मैं फिर उस आखिरी पॉइंट मेरा यही है, अगर क्या अहमद पटेल जी को क्या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, करिए अगर आप में हिम्मत है तो। मैं एक बात कह दूं, मैं दोनों तरफ से देख रहा हूं कि आप लोग बाढ़ का राजनीतिक इस्तेमाल बहुत बखूबी कर रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं कि बाढ़ के मौके पर इनके मंत्री कहां थे, बाढ़ के मौके पर इनके विधायक कहां थे। मनीषा प्रियम जी, ये जो नैरेटिव जहां जा रहा है, इससे क्या पॉलिटिक्स में कोई टर्निंग पॉइंट आपको दिख रहा है या राजनीति जैसी है वैसी ही चलती रहेगी? राज्यसभा की 1 सीट का चुनाव आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं चलता है। कल 6 सीटों का चुनाव वेस्ट बंगाल में हुआ, किसी को पता नहीं है वहां कौन जीता कौन हारा, जिसने बहुत बारीकी से नहीं देखा है उसके अलावा। तो क्या जो गुजरात का चुनाव नतीजा आया है, जिस अंदाज में आया है, जैसे लड़ाई लड़ी गई है, उससे पॉलिटिक्स में कुछ चेंज आने जा रहा है या सब कुछ वैसे ही चलेगा?
देखिए, सबसे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। और राजनीति में मैं आपको बताऊं कि यहाँ टेलीविजन पे जो डिबेट हो रहे हैं और 3 दल के प्रतिनिधि थे, तीनों के बात में कुछ दलदल तो मुझे दिखा ही। आपने अच्छा उसमें बाढ़ का भी वाकया जोड़ दिया। जमीनी राजनीति का जहां तक सवाल है, बिहार भी, अब जिस बिहार की चर्चा कर रहे हैं आप, या गुजरात की चर्चा कर रहे हैं, या कर्नाटक आगे आने वाला है, इसमें नीचे के स्तर पर पॉलिटिकल चेंज की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। तो और ये पॉलिटिकल चेंज की ख्वाहिश जो है वो निचले तबके के लोगों में है। गुजरात में विशेष रूप से, जहां नेशनल एवरेज से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, वो सब तबका जो है, या दलित तबका है या एक ईबीसी तबका था, और वो किसी के हाथ अब नहीं आने वाला है। तो पुरानी राजनीतिक बातें अगर हम करेंगे और उन्हीं बातों का बार बार हम वाकया देते रहेंगे कि देखिए ये मूल यहाँ था, उनका मूल विदेशी था, या दूसरे कोई आते वो कहते देखिए आप तो टिरानिकल हैं, ये सब बातें, देखिए भारत की जनता ने बहुत कुछ सहा है, खास करके कांग्रेस पार्टी जो इतने साल रही है, गलत सलत राजनीति सब। लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो ये है कि हाशिए का इंसान, हाशिए की महिला राजनीतिक परिवर्तन में विश्वास रखती है और या रखता है, और हवाई उड़ जाती है लोग जब जमीनी चुनाव पर जाते हैं तब। और वो रणनीति जो है वो एक अलग किस्म की रणनीति है। कोई भी घिसा पिटा स्क्रिप्ट जो है वहां काम करने वाला नहीं है। और हर वो दल का व्यक्ति जो यहाँ दलदल की दाल भात और बाढ़ की पूड़ी बना रहा है, वो अभी से थोड़े दिनों में चुनाव में जाने पर उनके सामने जो प्रश्न होने वाले हैं वो उनमें एक आमूल फर्क आज के दिन में है। और यही भारत में लोकतंत्र की दरअसल बुनियाद है। और राजनीतिक दल इस परिवर्तन के लिए और जन आशा जो लोकतंत्र से है उसके लिए हमेशा तैयार रहें, ना कि इनकी उनकी दाल भात बाढ़ की रोटी ये सब पतली करने से कुछ होने वाला है नहीं अपनी। जी शरद प्रधान जी, आपने भी काफी देर से कुछ बोला नहीं है और नरेंद्र तनेजा जी लगातार इस बात से चिंतित हो रहे थे कि आप बीच बीच में कुछ टिप्पणी कर रहे थे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी इस हालत में है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? क्या बीजेपी के लिए ये चुनाव नतीजा और इससे पहले का घटनाक्रम कोई खतरे की घंटी है या नहीं है? नहीं, देखिए जब भी इस तरीके की स्थिति हिस्ट्री में आप देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री किसी भी प्रदेश का देख लीजिए, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि एक पार्टी बिल्कुल डेड है, लगता है कि अब खत्म हो चुकी है, रिवाइवल होता है। और मैं रिसर्जेंस की बात नहीं कर रहा, रिवाइवल की बात कर रहा था। और ये रिवाइवल जो है कहीं ना कहीं से एक स्पार्क होती है, उससे रिवाइवल होता है। तो ये अगर बहुत बड़ा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस चीज को, जो अहमद पटेल की विक्ट्री हुई है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां बीजेपी ने जी जान से कोशिश कर ली, अमित शाह स्वयं महापदासीन रहे कि किसी तरीके से अहमद पटेल ना जीते, ऐसी सिचुएशन में जब अहमद पटेल की विक्ट्री हो जाती है तो वो एक स्पार्क है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस को करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और इसमें अहमद पटेल का खुद का भी रोल इंपॉर्टेंट है कि आगे वो किस तरह गैल्वेनाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं सपोर्ट को। क्योंकि एडवांटेज भी इनको इसलिए है क्योंकि 22 साल से बीजेपी वहां रूल कर रही है। जाहिर है वो जो मनीषा प्रेम ने बड़ी अहम बात कही कि एक बहुत बड़ा तबका है नीचे के स्तर पे, और उसमें मेरा मानना है कि जवान आदमी बहुत है, यूथ बहुत है, जवान लड़के लड़कियां जो चेंज के लिए वोट करते हैं और उनको कोई किसी आइडियोलॉजी से इतना डीप लगाव नहीं होता जितना कि उन्हें अपनी एस्पिरेशंस फुलफिल करने की बात है। और अभी तक जो माहौल रहा है उसमें देख रहे हैं कि जुबानी जमा खर्च ज्यादा है, रियलिटी में जो जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है पावर में वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, वो चीजें जो जुबानी प्रॉमिसेस किए गए हैं वो पूरे नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक रिवाइवल का ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उनके लिए। अब क्या करते हैं, अब बाकी जहां तक तनेजा जी का सवाल है वो उनकी जो है झुंझलाहट, तो इसलिए कि मेरी हंसी से उनको झुंझलाहट हो जाती है। क्योंकि आदमी जब बौखलाया होता है, परेशान होता है, जो कि वो जाहिर नहीं करना चाहते हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सीट हो गई क्या हो गया, लेकिन बेचारे जिस तरीके से झुंझला दिखा रहे हैं उससे लगता है कि काफी परेशान। मैं जयवीर शेरगिल, एक सवाल नरेंद्र तनेजा ने पूछा है, सीधा सवाल है, एक उसका जवाब, क्या अहमद पटेल को आप गुजरात में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने की स्थिति में हैं? आप कह सकते हैं कि यह फैसला मैं नहीं करूंगा, पार्टी हाईकमान करेगी या जीते हुए विधायक करेंगे, इस तरह के बयान आते हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल है
क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑल्टरनेट सपना है? दरअसल चुनाव सपनों से, नारों से जीते जाते हैं। आपके पास कोई ऐसा सपना है जो नरेंद्र मोदी जो सपना इस देश को दिखा रहे हैं उससे बड़ा सपना हो, उससे बड़ी उम्मीद जगाता हो, जिसके भरोसे वोटर आपकी तरफ देखना शुरू करे? देखिए, सबसे पहला आपका सवाल अहमद पटेल जी की गुजरात में मुख्यमंत्री। नरेंद्र जी मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और बड़े अदब और इज्जत से मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ। बार बार उंगली उठा के कहना हिम्मत है, हिम्मत है। पहले हिम्मत का पाठ अपने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को पढ़ाइए। क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था चुनाव से पहले? नहीं। तो जिस दिन ये हिम्मत का पाठ ये खुद अपने अध्यक्ष को पढ़ा देंगे, मुझसे आके ये प्रश्न पूछ लेना, उत्तर दे दूंगा। पहला। दूसरा, अब कांग्रेस की रिवाइवल की बात। देखिए, पहले इतिहास और आज की बात। 2003 में भी ये चर्चा थी, दिसंबर का महीना था, 3 या 4 राज्य चुनाव में गए थे, सारे राज्य भाजपा जीती थी, इंडिया शाइनिंग, चमक धमक पूरी आई थी, पर कांग्रेस पार्टी वापस आई। क्या हम सिर्फ इतिहास के बिना पे चुनाव लड़ सकते हैं? उत्तर है नहीं। लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो गई, 44 के बाद कोई उठ नहीं सकता था। आज अखबारों में सुर्खियां क्या है कि अमित शाह के गढ़ में जाके उनको हराया है अहमद पटेल जी ने, ये सुर्खियां हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस 44 बहुत बड़ी हार मिली, पर 5 राज्यों में हम फिर भी 3 राज्यों में जीती। सफर बहुत लंबा है, तय करना है, सरफरोशी से करना है, करेंगे। अब आपने पूछा कांग्रेस के पास विजन क्या है? विजन सीधी है, और इसमें मैं मनीषा जी ने पहले तो शुरू में कह दिया था मैं पक्ष नहीं लेती, और फिर कह दिया कि कांग्रेस के 60 साल में लोगों ने बहुत सहा है, उसका भी उत्तर इसी में आ जाएगा। विजन सीधी है कि हम आपको वो वापस हिंदुस्तान लुटाएंगे जिसमें गऊ के नाम पे बेगुनाहों को मारा नहीं जाता। हम आपको वो हिंदुस्तान लुटाएंगे जिसमें 2.5 साल में 135% घुसपैठ बढ़ गई है। हम आपको वो हिंदुस्तान लड़ाएंगे जिसमें शहीद 210 हुए हैं। स्वतंत्र भारत की इतिहास में पहली बार हुआ है, 1 साल में 210 हमारे सैनिक शहीद हो गए। वो भारत हम आपको लौट के देंगे। हम वो भारत देंगे जिसमें भिंडी 90% महंगी और टमाटर, लोगों ने एक नई तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है, वो भारत हम देंगे और आपके अच्छे दिन अब हम लुटाएंगे। कमियां बहुत रही कांग्रेस में, पर हम उन कमियों को भी पूरा करेंगे। तो जो सहा है, और पिछले 2.5 साल का, मेरी उम्र छोटी है, तजुर्बा सबसे बहुत छोटा है, पर पिछले 2.5 साल से मैं भी टीवी पे बैठता हूं। चर्चा किस मुद्दों पे होती है? गौ हत्या में कौन मारा गया? पाकिस्तान ने आंख दिखाई, चीन घुसपैठ कर गया चमोली में, आज ये दलित युवा को मार दिया गया, गुजरात में दलित आंदोलन, आज महाराष्ट्र में आंदोलन, भाजपा के 1 मिनट मैडम टोका नहीं था मैंने आपको। बहुत आपकी इज्जत करता हूँ और अदब करता हूँ। नहीं जयवीर जी, थोड़ा समय की कमी है, इसलिए क्योंकि आपने जो बात मैंने पूछी वो आपने जवाब दिया। आखिरी बात जी फिनिश करें। मैं आपने विजन की बात की। विजन देखिए, विजन सीधी सादी है कि जुमला मुक्त भारत, जहां रोजगार दोबारा आएगी। इस सरकार ने रोजगार से ज्यादा बेरोजगारी फैलाई है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने कहा 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है इतनी इस मुल्क में बेरोजगारी है। तो हम अपनी कमियां पूरी करेंगे और बेहतर भारत का जो वादा है वो दिखाएंगे। जो हम लोगों की सेवा पंजाब में कर रहे हैं और कई और राज्यों में कर रहे हैं, वही मॉडल लागू होगा। पर काम अभी हमें बहुत करना है। इस जीत के बिना पे हम ये नहीं कह सकते 2019 हम जीत गए हैं। अपने साथियों को और जोड़ के रखना है, अपने नेताओं की और बात सुननी है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, और हम सीख रहे हैं, करेंगे, और उसका परिणाम आप 2019 में देखेंगे। जी, अब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटूंगा। तनेजा जी हाथ उठा रहे हैं, तनेजा जी का जवाब उसके बाद लेंगे, और हम बात करेंगे कि क्या अहमद पटेल की जीत भरेगी कांग्रेस में जोश। और हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी, जो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए थे। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं मत, देखते रहिए आवाज अड्डा। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमने आज आपसे सवाल पूछा, क्या राज्यसभा चुनाव को नाक का सवाल बनाने से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई? अब भी थोड़ा वक्त है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके इसका जवाब दे सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ अभी जुड़े हैं। रामकृपाल जी,
ये जो चुनाव हुआ राज्यसभा का, आमतौर पर राज्यसभा की एक सीट का चुनाव लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन जिस अंदाज में हुआ, जैसे कल लगभग रात भर रनिंग कमेंट्री चली, उससे आपको क्या लगता है, और जिस तरह के आरोप लगे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत मजबूत स्थिति में भारत की राजनीति में नजर आ रही है, उसने क्या अपने को नुकसान पहुंचाया है? आलोक जी, देखिए, जिस तरह से ये सिर्फ कल की ही बात नहीं थी, पिछले एक पखवाड़े से जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया गया, मैं नहीं समझता था कि बीजेपी ने इसको क्यों प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। देखिए, जो जन समर्थन से आपको मिला है उसके अनुपात में आपको वहां से 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें मिलती थी। जाहिर सी बात है, कल को अगर आप 1 सीट और पा भी जाते तो आप ये सोचिए ना कि वो किस तरह से पाती है, जनता समझती है, उससे मुझे लगता है कोई इमेज नहीं बनती। मेरा आलोक जी, हमेशा ही मेरा मानना होता है कि एक पार्टी को जिसको एक लंबे दौर तक जन समर्थन जुटाए रखना है, उसके लिए जीत और हार से बड़ा होता है उसकी अपनी इमेज, उसके अपने सिद्धांत, उसकी अपनी वो किस तरह से है, किस तरह से अलग है। और मैं समझता हूँ कि ये अनइक्वल फाइट थी। कांग्रेस अगर इसमें कुछ भी करती तो सबको पता है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, वो अपना घर बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। और अगर बीजेपी ये कहती है कि मैं 3 मीन्स अगर मेरी तीसरी सीट भी निकलती है, तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से जो जन समर्थन कांग्रेस को मिला है, आप उसको एक अनुचित तरीके से आप उसको देखिए, लोग वहां से टूट के आ जाएं तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि हमने ये मान लिया है कि उसमें से आएंगे, कुछ इस तरह की इमेज बन गई। देखिए, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है, और मैं तो समझता हूं कि ये सीट नहीं मिली बीजेपी को, इससे बीजेपी को दीर्घकालीन फायदा होगा। अगर वो मिल जाती तो ये जो है, ये माना जाता कि ये बहुत अच्छे ढंग से आपने नहीं किया है, एक गलत तरीके से जो वही सारी बातें हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, सफलता से ज़्यादा आपके कामों की गरिमा महत्वपूर्ण ज़्यादा होती है, सफलता भी है कोई नहीं। और यहाँ तो बीजेपी को कुछ लूज नहीं करना था, आपको जितनी सीटें मिली थी उस हिसाब से तो आप दोनों सीटें आपकी जीत रही हैं, तो आप कुछ खोने नहीं जा रहे थे, लेकिन आप छीनने जा रहे थे। और मुझे लगता है कि अच्छा हुआ ये छीना झपटी से, अगर बीजेपी चाहे जाने अनजाने बच गई हो या कांग्रेस ने उसको झुका दिया हो, वो ज़्यादा अच्छा है बनस्पत एक ऐसी जीत के जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रशंसा भाव से नहीं रखते। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की इतनी छटपटाहट क्यों होती है। मुझे हमेशा एक बात लगता है कि बीजेपी को एक जब बड़ी सफलता मिलती है तो उसके बाद पता नहीं क्यों कोई गलतियां होती हैं। जब 2014 की सफलता के बाद दिल्ली में जिस तरह से एक एरोगेंस झलका था जो अनावश्यक था, और नतीजा उसका क्या हुआ कि सामने वाले को आपने बेचारा बना दिया। आप किसी को इतना मत कीजिए कि, क्योंकि देखिए, सफलता पर ताली बजती है, लेकिन सहानुभूति हमेशा उसके प्रति होती है जिसके साथ अन्याय हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को आप एक नैतिक लड़ाई से लड़ करके आप उसको खत्म कीजिए, जो भी है होना है, लेकिन कोई ऐसा तरीका मत अपनाइए। आप सफलता एक के बाद एक आपको मिलती जा रही है, उस सफलता को नैतिकता के साथ साधना मैं समझता हूं ये बीजेपी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत इसके कि एक राज्यसभा की सीट मिल जाती है, उससे ये सिग्नल चला जाएगा या कांग्रेस के सेनापति को आपने हरा दिया। ये सब चीज़ें होती है कि ये आप जनता के बीच जाइए ना, जनता उनको हराए, लेकिन जन समर्थन के अनुपात में जो सीट आपको मिल रही है वो कीजिए, उसमें छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। लोग अपने आप खुद आकर के क्रॉस आउट करके आपके आदमी को जिता दें, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि बीजेपी के लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन अंदर खाने वो भी ये बात महसूस कर रहे होंगे कि कहीं न कहीं अतिवादी कदम था उनका, जल्दीबाजी उन्होंने की। जी, मैं नरेंद्र तनेजा जी के पास चलना चाहता हूं, क्योंकि तनेजा जी पहले की बात का भी जवाब देना चाहते हैं। ये जो रामकृपाल जी ने कहा, इससे भी आपको सोचने के लिए काफ़ी कुछ मिल रहा है, तो आप अगर इसका जवाब दें तो अच्छा। हाँ, देखिए, पहले मैं रामकृपाल जी की बात का थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। वो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है और वहां पे जो कांग्रेस का यूनिट है, ये काफी हद तक उनका वहां पे एक तरीके से राजनीतिक जो है द्वंद्व था।
आप उसको पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं क्योंकि मीडिया में कवरेज जबरदस्त मिला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम गलत नतीजे पर उस पर पहुंचेंगे। और दूसरी उसकी ये बात है कि भाई इससे कुल मिलाकर के जो नंबर, देखिए राजनीति के अंदर नंबरों से चला जाता है, नंबर तो हमारे साथ थे जिसका हमें यकीन था और नंबर हमारे साथ हैं। एक टेक्निकल पॉइंट को लेकर के अगर 2 सीटें चली गई, उसको लेकर परिणाम अलग हो गया और हम उसको जो है उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। दूसरी बात, मेरे साथी शेरगिल साहब जी ने यह कहा कि जब से हमारी पार्टी सत्ता में आए हत्याएं बहुत हो गई हैं। शेरगिल साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहली बात तो ये आपका फैक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। दूसरा, मेरा परिवार आधा सिख है, मेरे परिवार में बहुत सारे सिख है। 1984 में जो कत्लेआम आपकी पार्टी ने किया था, इतिहास में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो कृपया करके अब ऐसी बातें ना करा करिए। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, जो राजनीति होती है, आपको पूरा हक है कि आप अपनी बात को कहें, आपको हक है राजनीतिक लड़ाई लड़ें। और मैं एक डेमोक्रेट हूं, मैं चाहता हूं आप मजबूत हों, लोकतंत्र में अच्छी लड़ाई हो, अच्छा कंपटीशन हो, तो मजा आता है। हम यही चाहते हैं। बिलो द बेल्ट ना आपको करना चाहिए ना हमको करना चाहिए। और आप एक पुरानी पार्टी है, मैं मानता हूं उस बात को। तो ये इसलिए जो बातें आप हमारे पे कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने आज तक करने का दुस्साहस किया हो या विचार किया जो आप पहले ना कर चुके हो, जो आप लोगों ने सन 47 से आज तक ना, कोई ऐसा काम है ही नहीं। दूसरा, मेरे प्रधान जी ने एक बात करी थी, प्रधान जी मेरा आपसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको मैं एक अरसे से पढ़ता भी आया हूं, तो इसलिए व्यक्तिगत आप मेरे पे कमेंट ना करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। आपने रिसर्जेंस शब्द का ही प्रयोग किया था, आप चाहें तो आलोक जी आप दिखा सकते हैं। दूसरा प्रधान जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि आप हमारी पार्टी से थोड़ा आपका जो है वो नई पटरी खाती है या आपको हमारे विचार पसंद नहीं है, ठीक है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन एक राज्यसभा का प्रधान जी, राज्यसभा का एक छोटा सा टेक्निकल ग्राउंड पे हम एक सीट हार गए, आपको उसके अंदर बेलची कांड दिख रहा है। वो क्या बेलची था, मुझे ठीक तरह से राम कृपाल जी बताएंगे, जिसमें भीष्म नारायण सिंह का पॉलिटिकल कैरियर जहां से शुरू हुआ था, शायद वो बेलची था, उससे कांग्रेस की रिसर्जेंस हुई थी। तो आपको उसके अंदर रिसर्जेंस दिख रही है। और ये जो सब, मुझे लगता है आप ऑप्टिमिस्ट बहुत ज्यादा है, जो थोड़ा बहुत राजनीति मैं भी समझता हूं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को रिसर्जेंस करना है तो सबसे पहले परिवारवाद को तिलांजलि देनी होगी। जब तक तनेजा जी माफ कीजिए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना पड़ेगा, हालांकि समय कम है, छोटे में जवाब दीजिएगा। आप बार बार कांग्रेस के सुधार में क्यों लगे हैं? कांग्रेसियों को उनके अपनी पार्टी को सुधारने दीजिए। कांग्रेस अब किसको मुख्यमंत्री तय कर दे, कांग्रेस अपनी पार्टी का क्या कर ले, इसमें क्यों आप चिंता कर रहे हैं? जबकि आप लोग बार बार कह चुके हैं कि कांग्रेस 7 सीटों पर आ चुकी है, ये भी नहीं रह जाएंगी। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था, और मैं ये मानता हूं कि पूरी ईमानदारी से दिखाया था, नरेंद्र मोदी का पूरा विश्वास था कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन अब लोगों को इस बात पे बहुत से शक होने लगे हैं, सवाल उठने लगे हैं लोगों के मन में कि वो जो सपने दिखाए थे उनका क्या हुआ, यहां तो कुछ और हो रहा है। नहीं। तो जैसा मैं कांग्रेस से कह रहा हूं कि आपका एजेंडा क्या है आगे का, तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो ये बताना चाहिए कि उसका आगे का कंस्ट्रक्टिव एजेंडा क्या है। आपका प्रश्न उसी का जवाब दे रहा हूं। आलोक जी, हमारा 100% फोकस हमारा अपने पे है, और हमने जो वायदे किए हमारे उस पे, आज भी प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि 2022 तक हम नया भारत बनाने का वादा आज लोकसभा के पटल पे उन्होंने किया। हमारा फोकस वो है, लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे सामने का अपोनेंट अगर कोई बात करता है, कैसे बिहेव करता है, वो डांस करता है या एलिफेंट डांस करता है, क्रोकोडाइल टीयर्स लाता है, या वहां पे दूसरे किस्म में ड्रैगन डांस करता है, उस पर टिप्पणी तो हम करेंगे ही ना। वो तो यही तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो यही है, स्वस्थ टिप्पणी करनी चाहिए, हमारी कोशिश है हम स्वस्थ करेंगे, वो हमारे पे करते हैं हम इस पे करेंगे, ये तो लोकतंत्र की मांग होती है। लेकिन जहां तक फोकस की टिप्पणी करना और कोर एजेंडा को बना लेने में फर्क होगा ना। आप चर्चा का केंद्र बिंदु कांग्रेस को बना लेते हैं, ये मैं कह रहा हूं शरद प्रधान को जिसका जवाब देना। आज विषय उनकी गलतियों को कह रहे हैं तो इसलिए हो रहा है। जी शरद प्रधान जी, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आलोक जी। अच्छा, जयवीर कुछ कहें। शरद जी, जयवीर को सुन लें, वो एक छोटी टिप्पणी करना चाहते हैं, उसके बाद। अच्छा, ओके जयवीर जी। एक ऑन अ लाइटर वेन जिसे कहा जाता है कि आप पूछ रहे हैं, कांग्रेस की बात बार बार करते हैं, भाजपा तो कांग्रेस के रंग में रंग गई है। कांग्रेस के छोड़े हुए गए लोग आज भाजपा में मंत्री, एमएलए, तो हर चुनाव में कांग्रेस ही तो भाजपा में जाती है। अब तो कांग्रेस की ही बात ही करेंगे तनेजा जी, और किसकी बात करेंगे?
और तनेजा जी आपने कहा मैं आधा सिख हूं, आप तो आधे होंगे, मैं पूरा हूं। शेरगिल नाम है, जट सिख हूं जलंधर से, और मेरा धर्म सिखाता मैं हरे और भरवे में फर्क नहीं रखता, कैसे साथ दे हरे और भरवे की राजनीति भी नहीं करता। आप उस पार्टी के कैसे साथ में जिसने सिखों का कत्लेआम किया? राज्य में आने के बाद आप मुझसे आंकड़ों की बात मत कीजिए। आज तक जब पार्लियामेंट में भी सवाल पूछा गया कि गऊ के नाम पे कितनी लिंचिंग की हत्या हुई है, जावेडकर साहब ने एक भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि जवाब देना नहीं चाहते थे। तो आंकड़ों की हेरफेर मेरे सामने मत कीजिए। और तीसरा, विजन की आप बात कर रहे हैं, कौन एक वादा गिनाइए, 15 लाख। मेरा ये कहना है शेरगिल जी, 1984 में सिखों का युवाओं को रोजगार, आप उस पार्टी का कैसे समर्थन कर सकते हैं? जो हिंदुस्तान तनेजा जी आप फिर देखिए, बात फिर वहीं ले जा रहे हैं। आप पता नहीं क्यों इतिहास में ले जाना चाहते हैं बार बार। जयवीर जी, अब मेरे पास समय कम है, मैं शरद प्रधान के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं मनीषा जी के पास जाना चाहता हूँ। शरद जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। शरद प्रधान जी, मैं बिल्कुल छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि तनेजा जी जो बार बार ये बार बार जो कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की बुराइयों को ये कहती, इन्होंने भी कहा है कि ये जो कांग्रेस करती रही, हम 47 से हम भी वही करते रहे, तो उनकी बुराइयां ही सीखना है आपको। मैंने नहीं कहा प्रधान जी, मैंने नहीं कहा, ये आपकी पार्टी को कम्युनल से सेकुलर बना दीजिए, ये मेरे शब्द नहीं थे। आपने कहा, अभी कहा आपने कहा ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने। आपकी पार्टी को कम्युनल बताया जाता है तो आप सिखों के राइट की बात करते हैं। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। गलत बात तनेजा जी, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। नहीं, ये तो कुछ अच्छी बातें भी जी। मैं अब वापस, शरद जी समय कम है तो मुझे अब मनीषा जी के पास जाने दीजिए। मनीषा जी, मैं तनेजा जी, आपने कहा कि आप कोई ऐसी बात गिना दीजिए। अब मैं आपको याद दिला देता हूं आपने क्या कहा। आपने कहा कि जो भी बातों का आरोप हम पर लगाया जा रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कांग्रेस ने हमसे पहले नहीं की है। आपने ये कहा। आपने कांग्रेस कहती है आपने मणिपुर में ये किया वो किया। हाँ, सही है। नहीं तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि आपने क्या कहा, ताकि ये बात यहाँ खत्म हो। मनीषा प्रेम जी, आपके हिसाब से अब आगे जो राजनीति होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को क्या कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, अगर वो अपना जनाधार जैसा है उस पर कायम रखना चाहे या उससे आगे बढ़ाना चाहे? देखिए, एकदम सीधा उत्तर है कि जो मॉरल साइंस का क्लास सब दल एक दूसरे को सिखा रहे हैं, इससे नीचे चुनाव में जाके कुछ नहीं होने वाला। और कुछ तो एक अपने छोटे भाई हैं यहाँ जो इज्जत मेरी बहुत करते हैं, तो मैं उनकी और इज्जत करती हूँ, लेकिन बताना चाहूंगी कि एक चैनल, एक अखबार, एक इवेंट, इसके बदले राजनीति को एक लंबा ड्यूरी में जब समझेंगे तब ये दिखेगा उनको कि आज की भारतीय राजनीति में केवल एक प्रतिस्पर्धा है, और वो प्रतिस्पर्धा है कि कौन गरीबों का वोट सबसे ज्यादा सीधे सीधे जुगाड़ पाएगा। कुछ समय पहले तक अपने जदयू के हैं यहाँ भाई, समाजवादियों को थोड़ा तोड़ लो, किसको इधर से बटोर लो, तो ये सब आप राज्यसभा में कर सकते हैं। कर्नाटक का चुनाव जीत लो, मगर सिद्धरमैया को सोशलिस्टों से ले आओ, तब आपके मुख्यमंत्री बन पाते हैं। जब आप आलोचना भरी निगाहों से आप रिफ्लेक्ट करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं सचमुच पक्ष की बात नहीं कर रही। आपको भी ये नसीहत दे रही हूं कि उस जमीन को देखिए जो फूलपुर में, मैं जब राहुल गांधी की खुद की रैली थी, मैं सुनने गई थी, 2012 के असेंबली इलेक्शंस थे और राहुल गांधी में बड़ी रुचि थी मेरी। तब एक बूढ़ी महिला से जो दलित घराने से थी, उनसे पूछा आप क्या देखना चाहती हैं इस चुनाव से? उन्होंने कहा जवाहिर के नाती आए हैं, इनके पजामे के नीचे धूरी देखना चाहती हूं। तो वो आशा जो है, वो आस जो है, कुछ लोग इसको युवा का एस्पिरेशन बता देते हैं, मैं बतलाती हूं आपको बड़े दम के साथ, बड़े जोखिम के साथ महिला होके हर बार ग्राउंड में फील्ड वर्क करती हूं, और हर बार दिखता है कि भारत का अंतिम व्यक्ति अपने लोकतंत्र से निरंतर आशान्वित होता चला जाता है। और उसकी बात को समझिए, उसकी बात को तवज्जो दीजिए। थोड़ा इधर से खरीद लिया, थोड़ा उधर से फोड़ लिया, थोड़ा समाजवाद का उसमें फोड़न लगा दिया, थोड़ा चटका लगा दिया, ये सबसे नहीं चलने वाला। राइट हैंड दलित नहीं मिला तो लेफ्ट हैंड दलित कर लिया, वो नहीं हुआ तो थोड़ा उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब जोड़ लो, ये सब नहीं चलने वाला। आपको कहीं ना कहीं सीधी राजनीति करनी है, और वो सीधी राजनीति अब तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं है। छोटे दल को इधर से रफू करके, पैचवर्क करके, और ऊपर में जो सत्ता नशीन लोग हैं उनको छोड़ के
परिवर्तन के इस चक्र में आपको पॉलिटिकल लीडरशिप में, जिसको कि सप्लाई साइड कहते हैं, डिमांड तो गरीबों का है, सप्लाई साइड को ऐसे बोतल में बिल्कुल स्क्रू से कस के मत रखिए। जी मनीषा जी, आपको कहना है कि जो लोग आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, आप उनकी उम्मीदें पूरी करेंगे, तभी आप इससे आगे बढ़ेंगे। और बहुत से लोग हैं, बहुत सी बड़ी उम्मीदें हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं किसी और को वक्त नहीं दे पाऊंगा। हमने आज जो सवाल पूछा उसका जो जवाब आया है वो देख लेते हैं। चुनाव को नाक का सवाल बनाने से क्या भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है? 59%, 59% लोगों का कहना है हाँ, 41% लोग मानते हैं नहीं। और यहां पर मिराज फैजाबादी का एक शेर है, 4 लाइनें आपको सुना दूं। किसको ये फिक्र कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। राजनीति को दरअसल इससे बाहर निकलने की जरूरत है, और यही वो रास्ता है जो किसी भी पार्टी को आगे आवाम के दिल में राज करने का मौका देगा। CNBC आवाज के आवाज अड्डा पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।